प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? बहुत अच्छी बात है, सभी को स्वस्थ रहना भी चाहिए। तो आइए, मैं किसी नविराज वाले स्कूल की तरफ से आज के हमारी हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण भाग का अध्ययन कर रहे थे, है ना। और अपनी पिछली कक्षा में हम व्याकरण से एक प्रकरण को पढ़ रहे थे, व्याकरण में से समास। तो समास के विषय में बच्चों हमने समास का सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा और समास के भेदों को पढ़ा था, है ना। आज हम अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ कि जब हमने समास के भेद पढ़े थे ना, तो हमने 4 भेद पढ़े थे समास के। तो क्या होता है, कई बार एक भ्रम की स्थिति हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने तो 6 भेद पढ़े थे और अब हमें 4 भेद बताए जा रहे हैं, तो वो क्यों है ना। होते 6 ही भेद है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से उनको किसी और समास में जोड़ दिया जाता है। मानक रूप में 4 ही है और सामान्य तौर पर 6 है। पहले वो जो भ्रम है उसको सुलझा लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था समास के भेद, मैंने आपको बताया था समास के भेद 4, ठीक है। कौन कौन से बताए थे? तत्पुरुष समास, है ना। दूसरा भेद था बहुव्रीहि समास। ध्यान से सुनना बच्चों, एक बार आपका दोहरान भी हो जाएगा। तीसरा था द्वंद्व समास, और चौथा था अव्ययी भाव समास। ये 4 समास हमने अपनी पिछली कक्षा में भेद पढ़े थे समास के, ठीक है। अब आता है सामान्य आधार पर। सामान्य तौर पर, सामान्य जानकारी के लिए, सामान्य आधार पर समास के भेद जब हम किसी को बताएंगे या परीक्षा में जब प्रश्न आता है कि समास के प्रकार कितने होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 6। कौन कौन से? तत्पुरुष, समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, और जो छठा भेद है वो है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब देखिए इनमें कौन से 2 समास के रूप या भेद जुड़ गए? इनमें जुड़ गए कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको समास के भेद बताए थे, तो तत्पुरुष समास के उपभेदों में ही मैंने क्या जोड़ दिए थे? कर्मधारय समास और द्विगु समास बताए थे ना आपको। तो हम पढ़ेंगे तो 6 के 6 भेद, लेकिन मानक रूप में और पदों के आधार पर जब समास की गिनती या गणना की जाती है तो वो होते हैं 4, और सामान्य आधार पर समास कितने होते हैं? 6। परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि समास कितने होते हैं, तो आप 6, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है ना, उसमें समास 6 ही करेंगे। लेकिन जब अब हमारी जो व्याकरण की किताब है उसमें क्या है, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया है ना, कम कर दिया है, तो 4 कर दिया। पदों के आधार पर हम समास के भेद पढ़ रहे हैं तो 4, लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर ही
द्विगु जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भ्रम नहीं पैदा होगा ना, कंफ्यूज नहीं होगा ना। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, आज हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के उपभेदों पर, क्योंकि हमने तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह विभक्ति चिन्हों के आधार पर भेद पढ़ लिए। तो 6 भेद पढ़े थे हमने, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन 6 भेदों के हमने उदाहरण भी पढ़ लिए थे, उनके चिन्हों सहित और पता लगा लिया था कि हम इस कौन से समास में कौन सा उदाहरण हो सकता है। आज हम करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो इसकी परिभाषा से ही समझेंगे हम कि कर्मधारय समास किस प्रकार होता है, और हम इसके उदाहरण जब हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कर्मधारय समास है या कोई अन्य समास। देखिए, जिस समास में पूर्व पद विशेषण, मैंने आपको ये भी बताया था ना, विशेषण और विशेष्य हो तो पद गौण और प्रधान हो जाता है ना, पिछली कक्षा में। तो पूर्व पद विशेषण है तो पूर्व पद गौण हो जाता है। पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य अर्थात प्रधान हो, है ना। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो एवं पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो। पूर्व पद में उपमान उपमेय का संबंध हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है, या वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, होता है भी लिख सकते हो आप और कहलाता है भी लिख सकते हो। अब इसमें एक मुख्य बिंदु देखिए बच्चों, जब हम समास का विग्रह करते हैं ना, समास का जब विग्रह करते हैं तो कुछ शब्द आते हैं जिससे हम उदाहरणों से समास का पता लगा सकते हैं कि कौन सा समास है। देखिए, विग्रह करते समय किस समय के समान है जो रूपी आदि शब्दों में से, आदि शब्दों में से कोई भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, या किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे मुख्य बिंदु समझ में, इसे हम कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। तो वो कैसे, आप देखिए उदाहरण, जैसे मैं यहाँ पर आपको 2 उदाहरण समझाऊंगी। पहला उदाहरण है हमारा नील कमल। ठीक है, इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही बता दूंगी। नील पूर्व पद है और कमल है उत्तर पद।
और इसका विग्रह करेंगे हम, तो विग्रह आएगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो देखिए अब जो ये है जो है ना, ये हमने मुख्य बिंदु में मैंने आपको बताया था कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आता है तो वो हमारा कौन सा समास का उदाहरण कहलाएगा, कर्मधारय समास का। आगे देखिए दूसरा, विद्या धन, विद्या धन। तो इसमें विद्या तो हो गया पूर्व पद, है ना, और ये हो गया उत्तर पद। पूर्व पद के नीचे हम लिख सकते हैं विद्या। पहले उदाहरण में मैंने नहीं लिखा है इसलिए मैं लिख देती हूं, और उत्तर पद में धन। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो है विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन। तो ये जो रूपी है वो यहां पर मैंने बताया था ना, आगे एक शब्द विग्रह करते हुए, तो यहां पर भी है जो आया और वहां पर रूपी। इसमें नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है, ठीक है। इसी प्रकार एक उदाहरण है चंद्रमुख, है ना, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख या चंद्र के समान मुख, दोनों ही ठीक है विग्रह। तो समझ में आ गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा, मुख्य बिंदु जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि ये तीन शब्द विग्रह करते समय आने चाहिए, तो वो कर्मधारय समास है। और ये उदाहरण मैंने समझाए। अब चलते हैं हम द्विगु समास की ओर। कर्मधारय समास हमारा पूरा हो चुका है, इसके जो बाकी के उदाहरण हैं वो मैं आपको बता दूंगी, आप उनका विग्रह करके देखिए और उनकी पहचान करना कि इसमें कर्मधारय समास किस प्रकार है। अब हम करेंगे द्विगु समास, जिसमें हम उसकी परिभाषा के साथ करेंगे द्विगु समास। देखिए बच्चों, द्विगु समास तो परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण होता है, जी विशेषण होता है, वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास। समास का विग्रह करते समय, विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वह समास द्विगु समास कहलाता है, वह समास द्विगु समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, और फिर जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार इन दोनों में से कोई भी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए उदाहरण, त्रिभुवन,
समाहार, 3 भुवनों का समाहार। आगे नहीं ये शब्द समाहार। आगे देखिए, पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। तो समूह और समाहार दोनों आ गए और 3 और 5 संख्यावाची शब्द है। ठीक है, तो द्विगु समास समझ में आ गया, आसान सा है, सरल सा समास है। अब देखिए हमने 2 समास पढ़े, कर्मधारय और द्विगु समास। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि जो हमने कर्मधारय में पढ़ा होता है वो द्विगु में आ जाता है, वो उदाहरण या वो शब्द, तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ दोनों में अंतर, कि हम दोनों को किस प्रकार पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। देखिए बच्चों, मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं और ऊपर लिखा है कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। और ये 3 उदाहरण हैं त्रिभुज, पंचतंत्र और नवग्रह। तो इसको कैसे पता लगाएं? देखिए 2 तरीके से इनका विग्रह होता है। विग्रह के आधार पर 3 भुजा या 3 है जो भुजा है जो भुजा, ठीक है, और 3 भुजाओं का समूह। अब है जो आया है तो किस समास के अंदर हमने पढ़ा था? कर्मधारय समास के अंदर, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 3 है जो भुजाएं, या 3 भुजाएं है जो या तो बीच में आ सकता है या बाद में आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जब है जो है तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। और 3 भुजाओं का समूह, समाहार और समूह किसमें आता है? द्विगु समास में, ठीक है। आगे दोनों में अंतर करना, उसी प्रकार हम देखते हैं पंचतंत्र का। 5 है तंत्र जो, या 5 तंत्रों का समूह, ठीक है। देखिए 5 है जो तंत्र, या 5 तंत्रों का समूह। तो बताइए आप, पहला जो वाक्य है वो कौन से समास का है और दूसरा जो वाक्य है वो कौन से समास का है? पहला वाक्य जो क्या है, जो के आधार पर कर्मधारय समास, और दूसरा वाक्य समूह या समाहार के आधार पर द्विगु समास, ठीक है। अब देखिए नवग्रह का। नव है जो ग्रह, या 9 है जो ग्रह, नव ग्रहों का समूह या समाहार। तो इसके आधार पर ये हो गया कर्मधारय, और समूह दूसरा जो वाक्य है समूह और समाहार के आधार पर हो गया द्विगु। तो आ गया आपको कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर करना, ठीक है। तो कर्मधारय और द्विगु समास तो हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। एक आता है तत्पुरुष समास का अन्य भेद, जिसे हम कहते हैं नन तत्पुरुष, ठीक है। अब ये कैसे होता है, किस प्रकार इसको हम परिभाषित कर सकते हैं? जिस समास का पहला शब्द निषेधवाचक या न होने का अर्थ प्रकट कर रहा हो, देखिए परिभाषा
परिभाषा जिस समास का पहला पद निषेध वाचक हो, अर्थात न होने का अर्थ प्रकट कर रहा है, अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, निषेधवाचक हो तथा उदाहरण में शब्दों के साथ समस्त पद या समास का पूर्व पद ए, अन, निर, निस, नी आदि में से कोई है। बिंदु देखिए, समास के पहले पद या पूर्व पद में ए, अन, निर, निस आदि शब्दों या आदि में से कोई हो, तो वहां कौन सा समास होता है? नन तत्पुरुष। अब ये ए, अन, निर, निस ये कैसे होगा? ये देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे अमर, ए आ रहा है ना, अमर, अज्ञान, असत्य, अज्ञान, असत्य, नीरस। ठीक है, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो न शब्द पहले आ जाएगा, न मर या न मरा या न मरने वाला, अज्ञान, न ज्ञान, असत्य, न सत्य। ठीक है, नीरस, न रस। तो ये हमारा नन तत्पुरुष हो गया। ऐसे ही अनाधिकार या अनधिकार, अनाधिकार नहीं अनधिकार, तो न अधिकार। ठीक है, अनावश्यक, न आवश्यक। तो नन तत्पुरुष समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, आज समास के भेदों में जो हमें भ्रम था वो दूर किया। उसके बाद समास तत्पुरुष जो समास है उसके उपभेद पढ़े, जिसमें कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर हमने स्पष्ट किया कि किस प्रकार अंतर कर सकते हैं, और फिर हमने पढ़ा नन तत्पुरुष। तो बच्चों, समास का पहला भेद तत्पुरुष समास यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, समास का जो आगे का अध्ययन है वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं का ही दोहरान कीजिए। धन्यवाद।